ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नीरज, पूरी दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, या यूं कहें कि दुनिया के कुछ देशों में टीकाकरण शुरू भी हो गया है। इस बीच ब्रिटेन से एक खबर आई है कि वहां कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खतरनाक है और इसका वैक्सीन पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस है, उसमें अभी तक तो ये माना जा रहा है कि जो म्यूटेशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारे वायरस के मल्टीप्लिकेशन के कारण, वो उतना म्यूटेशन नहीं है और जो वैक्सीन तैयार हो रही है उन पे शायद सीधा अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक ब्रिटेन, जिसमें उन्होंने पाया है कि कोई एक ऐसा म्यूटेंट वायरस है जो काफी तेजी से फैलता है, लेकिन उसकी अभी तक वैक्सीन के साथ में क्या इंटरेक्शन है ये अभी तक जानकारी नहीं है, और उस वायरस की वजह से क्या कोई ज्यादा लोगों की मौतें होंगी या ज्यादा खतरनाक बीमारी होगी, इसके ऊपर भी अभी डिटेल उपलब्ध नहीं है जी। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा, और ये भी है कि लगभग 250 अभी वैक्सीन मार्केट में पाइपलाइन में है, जो वेरियस स्टेजेस में है, जिनमें टेस्टिंग हो रही है, फील्ड ट्रायल हो रहे हैं, और कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो नाक के द्वारा भी दी जाएंगी, जो शायद सबसे कारगर होगी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खतरा है तो वो उसका और भी ज्यादा समय लगने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के जो वैक्सीन आ रही है उनकी अपनी एक एफिशिएंसी है, अपनी एफिकेसी है, और जो समय के साथ ही हमको मालूम होगा कि वो इस वायरस पर उसका प्रभाव कितने दिन तक रहता है। डॉक्टर नीरज, आंखों को लेकर भी शुरुआत में कहा गया कि ये जो वायरस है वो आंख, नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाता है। अब आंखों से जुड़ी एक और बात सामने आई है कि आंखों में तकलीफ होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो ये वायरस है वो कुछ सेल होते हैं जिसको हम फेस-2 रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनके जरिए ये शरीर में प्रवेश करता है। वो ज्यादातर उसकी कंसंट्रेशन नाक और गले में होती है, और उसके कारण सबसे जल्दी वहां से वो प्रवेश कर पाता है। कुछ उसमें आई के अंदर भी रहते हैं, कुछ और भी शरीर के अंग हैं जिनमें भी उनका प्रेजेंस होने के कारण उसमें डायरेक्ट वायरस का प्रभाव हो सकता है। तो आंख का कारण अगर बीमारी इस वायरस की वजह से हो रही है तो पॉसिबल है ये इसका कोरोना वायरस से संबंध है। कुछ लोगों में जैसे कंजंक्टिवाइटिस है, आंख में इरिटेशन है, वो इसमें देखने में मिली है, लेकिन हम लोगों को इसका बहुत ज्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। केवल 3-4 लोगों को ही हमने देखा है अभी तक। डॉक्टर नीरज, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से, हम श्रोताओं तक उनकी सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये भी सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि जो फेस शील्ड है वो बिना मास्क के पहनना भी बहुत कारगर है। क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि हवा के कण के साथ ही नाक के द्वारा ये अंदर प्रवेश कर रहा है। फेस शील्ड, सपोज आपके सामने कोई छींकता है, जोर से बोलता है, तो जो बहुत मोटे मोटे हवा में जो कण रहते हैं जिनके अंदर वायरस मौजूद रहता है, वो हो सकता है फेस शील्ड पे आगे चिपक जाए। तो ये संभव है कि कुछ उसका लोड कम हो जाए, किंतु हवा तो फेस शील्ड के चारों तरफ से अंदर घुसेगी ही, और घुसने के कारण वो आपके शरीर पर प्रभाव कर सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि फेस शील्ड अकेले इससे बचने के लिए कारगर है। ये बिल्कुल बात असत्य है। आपको हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, और मास्क भी आपका वेल फिटिंग मास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लूजली लोग पहनते हैं, जो नाक से ऊपर नीचे सरकता रहता है, वो मास्क भी बेकार है। बिल्कुल सही कहा आपने कि फेस शील्ड का अपना महत्व है, लेकिन मास्क का महत्व अपनी जगह है, और जब तक दवाई नहीं है तब तक मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है। रेमडेसिविर पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है डॉक्टर नीरज, और अब डिबेट ये है कि क्या ये दवाई वाकई कारगर है। आप भी पिछले कई महीनों से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है इस दवाई को लेकर? देखिए, हमारा जो पर्सनल अनुभव है और जो ट्रायल्स के अनुभव है, उनमें थोड़ा अंतर हो सकता है जी। WHO का भी मानना है और कुछ लोगों का मानना है कि ये कारगर नहीं है, तो या इसकी कारगर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है। हो सकता है कि इसमें पेशेंट जो है, जिनको हम 15 दिन में डिस्चार्ज कर रहे थे, वो 11 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हो, या जिनमें इनकी एफिकेसी जितनी की उम्मीद थी प्लेसिबो के कंपैरिजन में उतनी नहीं प्राप्त हुई है, जो पेड ट्रायल से ऐसा पता लगा है। तो हमारा अनुभव ये है कि जिन लोगों को हमने रेमडेसिविर दी है, उन लोगों में उसका जो कोरोना की वजह से जो उनके सिम्टम्स हैं
वो बहुत तेजी से कम हो जाते हैं, उसका वायरल लोड डेफिनेटली फर्क पड़ता है और उसकी रिकवरी पहले के मुकाबले फास्टर होती है। ऐसा हमारा ये पर्सनल हमने देखने में आया, तो हम इसलिए अभी इसको रिकमेंड करते हैं, पेशेंट्स को लगा रहे हैं। एक और सोशल मीडिया पर खबर है कि अब जब पूरे भारत में ठंड का मौसम है, शीतलहर कई जगहों पर चल रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना के इस संकट के दौर में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हवा के दबाव को कम कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, ये केवल एक मिथ है, इसमें कोई सत्य नहीं है। आदमी का जो अंदर अगर हवा का टेम्परेचर कम है और उसकी वजह से आपके शरीर में हवा जो जा रही है ठंडी जा रही है, तो नाक को भी हवा को गर्म करना पड़ता है, नाक को भी इसमें मॉइस्चर को ऐड करना होता है, क्योंकि हम जो हवा नाक के द्वारा शरीर में लेते हैं उसका मुख्य जो नाक का कार्य है वो है हवा में मॉइस्चर को ऐड करना और उसको गर्म करना, ताकि हमारे फेफड़े में जो हवा जाए वो मॉइस्ट हो और गर्म हो। अगर वो ठंडी हवा जाएगी या अगर मुंह के द्वारा ली जाएगी तो हो सकता है उस व्यक्ति को खांसी हो, तकलीफ हो और कभी कभी दमा के अटैक भी उस ठंडी हवा कारण हो जाते हैं। जहाँ तक हीटर का संबंध है, आप कोई भी प्रकार का हीटर जैसे लेते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं होता है, केवल हवा को गर्म करता है, का तापमान बढ़ाता है, तो वो शरीर के लिए कुछ हद तक सहायक ही होगा, नुकसान नहीं करेगा, जब तक कि वो इतना ज्यादा गर्म कर दे कि हवा ड्राई हो जाए, तो उससे नाक को और शरीर को ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जब लोग सर्दी में कन्वेक्टर यूज करते हैं तो हम उनको राय देते हैं कि थोड़ा सा पानी जो किसी बर्तन में रखें ताकि हवा में मॉइस्चर की मात्रा बनी रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर अगर वैक्सीन पर चर्चा करें, जैसा कि अमेरिका में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, ब्रिटेन में भी फाइजर कंपनी के टीके को अनुमति मिल गई है और भारत में भी 3 कंपनियों ने आवेदन किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, और अब सरकार अपने अपने स्तर से लोगों की सूची बना रही है कि किन्हें पहले टीका दिया जाना है और किन्हें बाद में दिया जाना है। बहुत सारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और देश की जनता के मन में भी ये सवाल है कि उन तक टीका पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ऐसे में कैसे वो इस माहौल में जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे उनको टीका लगने से पहले। ऐसी शंकाओं पर क्या कहेंगे आप श्रोताओं? देखिए, ऐसे बहुत सारे जनता के दिमाग में डाउट आते हैं जी, लेकिन जो बीमारी है जिसकी अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बनी है और जिसमें वैक्सीन से हमें राहत मिलने की उम्मीद है, तो सबसे पहले हमें ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको वैक्सीन देने से वो समाज की हेल्प कर सकता है। यानी कि इसमें हेल्थ केयर वर्कर आते हैं, आर्मी आती है, पुलिस वाले आते हैं, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं, उनको हम फर्स्ट स्टेज में इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में रख रहे हैं। उसके पश्चात वो व्यक्ति होंगे जो 50 साल की उम्र से हो, किंतु उनमें जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो या ऐसे क्रॉनिक डिसीजेज हो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो उनकी मॉर्बिडिटी कम हो, उनकी तकलीफ कम हो, उनको मौत से बचाया जा सके, तो उनको फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद ही कहीं जाकर के हेल्दी एडल्ट का नंबर आएगा, फिर बाद में कहीं बच्चों का नंबर आएगा। हो सकता है कि इस कार्य में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब तक वो समय लग रहा है तब तक हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो प्रिकॉशन है, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना, हैंड वॉशिंग करना, उसको बिल्कुल ना छोड़े। और जहाँ तक वैक्सीन लगाने का संबंध है, वैक्सीन लगाने के बाद भी उसकी जो इम्यूनिटी है वो लगभग सेकेंड डोज के 10-15 दिन के पश्चात ही पूर्ण रूप से आती है, तो तब तक उस व्यक्ति को भी उतनी ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड भी अगर हो जाता है तब भी वो मास्क का प्रयोग करे, ताकि वो अपने से दूसरे तक कोई बीमारी ना दे पाए गलती से। इस पर भी इसको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और आम जनता तक जरूर मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि अगले जनवरी या मार्च तक तो दवा सबको उपलब्ध हो ही जाएगी और मैं सकता है कि 5-6 महीने में पूरे हम भारत में सभी व्यक्तियों को दे पाएं। उम्मीद पर आकाश टिका है। और जब नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतने जल्द दुनिया वापस पटरी पर लौट आएगी और वैक्सीन इस साल के अंत तक ही कई देशों में आ जाएगी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।